everyone, welcome back to Humanities Forum, and today we'll be covering the fourth chapter of class 12th Political Science, which is International Organizations. अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? बेसिकली एक ऐसी एंटिटीज़ होती हैं विच आर फॉर्म्ड बाय कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड. पूरे देश में जितनी भी कंट्रीज़ है, डिफरेंट कंट्रीज साथ आती हैं एंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसमें वो एड्रेस करते हैं ग्लोबल इश्यूज़. ठीक है, ग्लोबल इश्यूज़ डिस्कस करते हैं एंड दे ट्राई टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी. अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सर्व करती है एक प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर स्टेट्स टू कोलैबोरेट, टू एक्सचेंज आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एंड कलेक्टिवली टैकल करते हैं कॉमन चैलेंजेस. ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसके फंक्शन. आगे जाकर हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में एंड हमें इनके नोट्स को कैसे पढ़ना है बेसिकली. एंड ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि एज सच इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ लर्न करने वाला है, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा लेंदी है. बट मेरे को तो बहुत ईजी लगता है ये चैप्टर बिकॉज बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है एंड हमें बहुत सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs के बारे में पता चलता है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. क्या मतलब है एंड हमें इसकी ज़रूरत क्यों है. जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज़ क्या करती हैं, दे कोऑपरेट करती हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, दे नेगोशिएट आर्ग्यूमेंट्स एंड दे ट्राई टू टैकल द ग्लोबल इश्यूज़. ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है बहुत ज़रूरी. हम ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ना हम मोस्टली बात कर रहे हैं UN की, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता चलेगा आपको कि क्या होता है, अब उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. ठीक है, कैसे वो पहले था एंड वो आज कैसा है. ठीक है, तो UN इज़ जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में. ठीक है, ये इंडिस्पेंसिबल है एंड ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस. तो पूरे चैप्टर में UN के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है. ठीक है, फिर उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ेंगे. जनरल असेंबली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो ये सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे कि UN में क्या रिफॉर्म्स आए आफ्टर द कोल्ड वॉर. ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिली. रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ UN. तो क्या रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बदला गया, क्या प्रोसेसेस में चेंज आए, उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है एंड उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए. बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कंट्रीज़ चाहती हैं कि आए बट वो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नोट्स में पढ़ेंगे. देन इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स. इंडिया का क्या व्यू है ऑन द UN रिफॉर्म्स, इंडिया क्या चाहती है UN से. इस चैप्टर में हम बहुत सारी की एजेंसीज़ एंड NGOs के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कि इसका फ्यूचर क्या है. ठीक है, आगे जाकर क्या ये इम्प्रूव हो सकता है, क्या इसका रोल रहेगा फ्यूचर में जाकर. These are the notes of the entire chapter and you can find the link of these notes in the description box. इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक मेंशन्ड है एंड उसके अंदर हर एक पॉइंट भी मेंशन्ड है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है, हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. एंड एक और चीज़ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर. किसी भी कंट्री के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई अथॉरिटी नहीं है.
इट केम इनटू बीइंग व्हेन स्टेट्स अग्री टू इट्स क्रिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टेट्स, ठीक है। ये स्टेट्स से बनता है एंड ये स्टेट्स के लिए काम करता है। ये सारे हमारे यूएन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या करता है यूएन एंड कितने मेंबर्स हैं उसके, यूएन की जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, कब अपॉइंट हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। देयर आर 2 काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड इन यूएन। तो आपको वो रिफॉर्म्स भी पढ़ने हैं जो होने चाहिए यूएन में, एंड वो रिफॉर्म्स भी पढ़ने हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो स्ट्रक्चर में चेंज लाना चाहिए, जुरिस्डिक्शन में चेंज लाना चाहिए, एंड इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। तो देखो, इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडिया का क्या व्यू है? India has supported the restructuring of UN on several grounds, but India is not a permanent member of UN, ठीक है। तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एंड ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया itself also wishes to be a permanent member in the restructured UN, but इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों अभी तक परमानेंट मेंबर्स नहीं बन पाए हैं, एंड ये हैं उनके रीजंस। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्टली, सारी यूएन की सिग्निफिकेंट एजेंसीज भी मेंशन्ड है, बी इट IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, IAEA, NGOs भी, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। NCERT में आप देखोगे कि ये साइड में बॉक्सेस में बने रहते हैं, इनके सिम्बल्स भी आ सकते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में। तो दीज नोट्स आर मोर देन इनफ। NCERT पढ़ लो एंड इनको पढ़ लो, आपका चैप्टर फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल कम अप विद मोर वीडियोज़ लाइक दीज, एंड if you have any doubt, query, do reach out to me, and I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.